द चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। चैलेंजेस दिखाई देंगे रिस्टोर करने में कांग्रेस सिस्टम को। सो challenges of political succession. Prime Minister Jawaharlal Nehru passed away in May 1964. He had been unwell for more than a year. This had generated a lot of speculation about the usual question of succession after Nehru who. But in a newly independent country like India, this situation gave rise to a more serious question after Nehru what? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के मर जाने के बाद 1964 के बाद यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें थी बड़ी खतरनाक दिखाई दे रही थी, कैसे होगा क्या होगा ये सब। और यहाँ पर जनरेट हुआ एक लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट सक्सेशन पे कि अब गद्दी किसकी होगी, है ना। आफ्टर नेहरू हु, नेहरू के बाद कौन। बट इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन अगर हम बात करें जो न्यूली इंडिपेंडेंट थी इंडिया जो कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट थी उसके सामने द सिचुएशन गिव राइज टू अ मोर सीरियस क्वेश्चन। और इस चीज ने बहुत ज्यादा बड़ा जो सीरियस क्वेश्चन था वो ला दिया। क्या ला दिया? सीरियस क्वेश्चन था वो ला दिया। आफ्टर नेहरू व्हाट, नेहरू के बाद क्या, है ना। The second question arose from the serious doubts that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after Nehru. तो नेहरू के बाद यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो कैसे सरवाइव करेगी, या ये कहूँ कि इंडिया से बाहर के लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि यहाँ नेहरू के बाद डेमोक्रेसी कायम भी रह पाएगी या नहीं। और सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये डाउट था, ये डाउट इस दायरे में उठा था और यहाँ पर इस चीज का डाउट था कि बाकी बहुत से जो न्यूली इंडिपेंडेंट देश हैं उसकी तरह से इंडिया भी जो पॉलिटिकल सक्सेशन है उसका क्वेश्चन सामने आ जाएगा। देखें, इट वॉज फियर्ड दैट लाइक सो मैनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के जैसे ही इंडिया टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज डेमोक्रेटिक सक्सेशन, क्या इंडिया भी, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन था, क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि इंडिया जो पॉलिटिकल जो सक्सेशन है, पॉलिटिकल सक्सेशन को डेमोक्रेटिक ढंग से निपटा पाएगा या नहीं। पॉलिटिकल सक्सेशन का मतलब राजनीति में अब कौन आगे होगा तो उसको भी कैसे निपटाना, डेमोक्रेटिक ढंग से। डेमोक्रेटिक का मतलब चुनाव के साथ, ठीक है। और यहां पर कह रहे हैं a failure to do so, it was feared, could lead to a political role for the army। और यहां पर कह रहे हैं कि फेल्यूर की शक्ल में या फेल्यूर होने की सूरत में यहां पर यह डर था कि देश के सामने बहुत सारी, कई सारी प्लूरलिटी में जो परेशानियां हैं वो आके खड़ी हैं और जो नया क्या यहां पर could lead to a political role for the army, a failure to do so it was feared। तो यहां पर अगर फेल्यूर हो गया तो क्या पता यहां पर क्या नहीं आ जाए, आर्मी वाला शासन ना आ जाए, तो पॉलिटिकल रोल ना हो जाए किसका, आर्मी का। क्या नहीं हो जाए, पॉलिटिकल रोल नहीं हो जाए आर्मी का। Besides there were doubts if the new leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution। और यहाँ पर
इसके अलावा इस बात को लेकर भी डाउट था कि देश के सामने बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो आके खड़ी हैं और नया जो क्या होगा भाई, जो भी नया होगा, जो भी नया क्या लीडरशिप करने वाला होगा वो इन सभी चीजों का हल ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा, इन सभी चीजों का हल ढूंढ पाएगा या नहीं। और 1960 के डिकेड्स को कहा जाता है, कौन सा डिकेड? डेंजरस डिकेड कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर क्या क्या चीजें सामने थी भाई? इस टाइम पर थी हमारे सामने अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स एटसेट्रा could lead to a failure of the democratic from process। नेहरू टू शास्त्री लीड कर रहा था और यहाँ पर अगर हम बात करें द सक्सेशन इसी के सक्सेशन आफ्टर नेहरू परेशानियों के प्लेस से इंडिया में ऑल द क्रिटिक्स रॉन्ग, या तो पूरी डेमोक्रेसी बिखर जाती या पूरा देश ही बिखर जाता। के बाद देश कौन बनेगा, ये चीज को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया गया और जो क्रिटिक्स थे, आलोचक, वो रॉन्ग साबित हुए। प्रूव्ड ऑल द क्रिटिक्स रॉन्ग, वो खड़े रह गए। जो गलत साबित कर रहे थे अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, वो ऐसी के ऐसी खड़े रह गए। When Nehru passed away, K. Kamaraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and Congress members of parliament and found that there was a consensus in favor of Lal Bahadur Shastri। नेहरू जी के मर जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे के कामराज ने इस पार्टी के जो लीडर थे और पार्टी के लीडर्स और इसी के साथ साथ जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे उन सब के बीच में क्या किया, सलाह मशवरा किया और उन्होंने यहाँ पर पाया कि सभी जो है लाल बहादुर शास्त्री के साइड में थे। शास्त्री जो है क्या चुने गए भाई? शास्त्री चुने गए unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party and thus became the country's next prime minister। और यहाँ पे लिखा है he was unanimously chosen। अनएनिमसली का मतलब होता है निर्विरोध। क्या? निर्विरोध चुने गए। कौन? लाल बहादुर शास्त्री, कंट्री के नेक्स्ट पीएम चुने गए। शास्त्री वाज अ नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश हु हैड बीन अ मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट फॉर मैनी ईयर्स। शास्त्री जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के कैबिनेट में कई सालों तक क्या रहे थे? मंत्री रहे थे। उनको लेकर किसी भी किस्म का विवाद नहीं उठा और लास्ट के ईयर्स में नेहरू जो थे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए थे? डिपेंड हो गए थे। शास्त्री जो थे अपनी किस चीज़ के लिए फेमस थे? सिंपलिसिटी के लिए एंड कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स। काय के लिए फेमस थे? सादगी के लिए। काय के लिए फेमस थे भाई? सादगी के लिए और इसी के साथ साथ कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स, और सिद्धांतवादी थे वो, जो बात कह दी वो करनी थी। अर्लियर ही हैड रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर एक्सेप्टिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट। एक बार एक बहुत बड़ी रेल ट्रेन क्या हो गई थी? दुर्घटना हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने आप को जिम्मेवार मानते हुए क्या कर दिया था? रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। शास्त्री जो है कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे 64 से लेकर के 66 तक। ड्यूरिंग शास्त्रीज ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस 2 मेजर चैलेंजेस। कंट्री ने क्या फेस किए? 2 मेजर चैलेंजेस फेस किए। वाइल इंडिया वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द वॉर विद चाइना, फेल्ड मॉनसून्स, ड्रॉट एंड सीरियस फूड क्राइसिस प्रेजेंटेड अ ग्रेव चैलेंज। और शास्त्री जो थे 64 से 66 तक क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर रहे और इस पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने कई बड़े बहुत ही कम दिनों में उनके जो शासन था वो कम दिनों तक रहा, लेकिन छोटे से टाइम में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। उस टाइम पर इंडिया चाइना का वॉर हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। कौन सी वाली प्रॉब्लम्स? इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो थी वो आ गई थी।
और इंडिया उससे निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ साथ मानसून फेल हो गया, देश में क्या हो गया भाई, सूखा हो गया देश में, है ना। और कई जगहों पर काय की परेशानी आ गई भाई, क्राइसिस प्रेजेंटेड अ ग्रेव चैलेंज, बहुत खतरनाक जो सिचुएशन थी वो आ गई थी। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, द कंट्री ऑल्सो फेस्ड अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1965। हमने पीछे पढ़ा ही था कि 65 में इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई भी देख चुका था। शास्त्री फेमस स्लोगन था जय जवान जय किसान, सिंबलाइज द कंट्रीज रिजॉर्ट टू फेस बोथ दीज चैलेंजेस। और इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए उनका बहुत ही ज़्यादा चैलेंज था। शास्त्री's प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन अब्रप्ट एंड ऑन 10 जनवरी 1966। ये सब चीज़ें अलग से लिख लेना इस वाइट एरिया में। When he suddenly expired in Tashkent, then in USSR and currently the capital of Uzbekistan. He was there to discuss and sign an agreement with Muhammad Ayub Khan, the then president of Pakistan, to end the war. प्रधानमंत्री के पोजीशन पर रहते हुए कम दिनों में रहे और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका क्या हो गया, डेथ हो गई। और ताशकंद तब कहाँ पर था भाई, पहले सोवियत यूनियन में हुआ करता था, आज कहाँ पर है वो, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है, ठीक है। और युद्ध को ख़त्म करने के सिलसिले में वो पाकिस्तान के उस टाइम पर जो राष्ट्रपति कौन के पास गए थे, अयूब खान के पास बातचीत करने, और एक किस पे साइन करवाने गए थे, एक एग्रीमेंट पे। लाल बहादुर शास्त्री 904 से लेकर 66 तक रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, participated in the freedom movement since 1930, minister in UP cabinet, general minister in Union cabinet from 1951-56, general secretary of Congress, minister in Union cabinet from 51 to 56, when he resigned taking responsibility for the railway accident, and later from 57 to 67-64 तक coined the famous slogan जय जवान जय किसान का नारा दिया। बात करेंगे फ्रॉम शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी तक। Thus the Congress faced the challenge of political succession for the second time in 2 years. This time there was an intense competition between Morarji Desai and Indira Gandhi. ठीक है, कांग्रेस फेस द चैलेंज, पॉलिटिकल सक्सेशन की फिर प्रॉब्लम आई दोबारा 2 साल बाद। और ये जो टाइम था बिग इंटेंस कंपटीशन का था, किसके बीच में, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई जो थे वो कहाँ के थे, बम्बई प्रोविंस के थे। मोरारजी देसाई हैड अर्लियर सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट, टुडे इज महाराष्ट्र एंड गुजरात, एंड ऑल्सो एज अ मिनिस्टर एट द सेंटर। Indira Gandhi, the daughter of Jawaharlal Nehru, had been Congress president in the past and had also been Union Minister for Information in the Shastri cabinet. This time the senior leaders in the party decided to back Indira Gandhi, but the decision was not unanimous. समझे, मोरारजी देसाई थे महाराष्ट्र गुजरात इसके मिनिस्टर रह चुके थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, उस टाइम पर कांग्रेस की अध्यक्ष थी, रह चुकी थी। और शास्त्री जी लोग उनके मंत्रिमंडल में उनके पास क्या था भाई, इंदिरा गांधी क्या रह चुकी थी, यूनियन मिनिस्टर थी शास्त्री की कैबिनेट में। और इस टाइम पर मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं ना वो थी हैं। और इस टाइम पर बड़े बड़े जो नेता थे उन लोगों ने समर्थन बनाया, किसको समर्थन देंगे, इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी जी के नाम पर क्या नहीं हो पाया, डिसीजन नहीं हो पाया था। अनएनिमस का मतलब पूरे तरीके से जो समर्थन था वो नहीं हो पाया था, पूरे तरीके से समर्थन नहीं हो पाया था। ऐसे में फैसला करने के लिए जो कांग्रेस के यहाँ पर एमपीज थे उन्होंने यहाँ पर कैसे वोटिंग की, चुपचाप सीक्रेट बैलेट किया। क्या किया इन लोगों ने, सीक्रेट बैलेट किया, मतलब चुनाव किया।
इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपीज। ध्यान सुनना कि यहाँ पर ऐसे में फैसले के लिए इन लोगों ने क्या किया है, चुपचाप से वोटिंग करी। इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर मोरारजी देसाई को हरा दिया और यहाँ पर इन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से ज़्यादा एमपीज ने मत क्या दिया था, अपना वोट दिया था। चुपचाप वोट किए गए थे ना, वो 2/3 से ज़्यादा क्या दिए, वोट दिए थे। किसने, एमपीज ने। किसको, इंदिरा गांधी को। ठीक है। और इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टी पार्टीज एमपीज। अ पीसफुल ट्रांजिशन जो था पावर का despite intense competition for leadership was seen as a sign of maturity of India's democracy। और यहाँ पर जो क्या चल रहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन चल रहा था, पीसफुल ट्रांजिशन हुआ, इंटेंस कंपटीशन था लीडरशिप के लिए। ठीक है। उसके बाद इसे इंडियन डेमोक्रेसी के कैसा देखा जाता है, इंडियन डेमोक्रेसी के मैच्योरिटी के टाइप में देखा जाता है। इस वाले टाइम को इंडिया की मैच्योरिटी के टाइप में देखा जाता है। और इसी के साथ साथ इट टूक सम टाइम बिफोर द न्यू प्राइम मिनिस्टर, और थोड़ा टाइम लगा नए प्राइम मिनिस्टर को सेटल डाउन होने में। इंदिरा गांधी जो थी हैड बीन पॉलिटिकली एक्टिव, और इंदिरा गांधी जो थी पॉलिटिकली एक्टिव थी फॉर वेरी लॉन्ग। She had served as a minister under लाल बहादुर शास्त्री only for a short period। और इंदिरा गांधी जो थी तो वैसे तो बहुत लंबे टाइम से पॉलिटी में एक्टिव थी, लेकिन वो लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में बहुत ही कम दिनों में क्या रही थी, मिनिस्टर रही थी। और जो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, उन्होंने शायद ये सोच करके इंदिरा गांधी जी को समर्थन दिया होगा कि यहाँ पर कि जो इंदिरा गांधी थी उनकी एज एक तो ज़्यादा नहीं थी, तो हो सकता है यहाँ पर सारे के सारे जो लीडर्स थे, ध्यान सुनना, द सीनियर कांग्रेस लीडर्स, बात चल रही है कि एमपीज ने उनको क्यों वोट दिया हो। तो जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे उन्होंने सपोर्ट किया होगा इंदिरा गांधी जी को इन द बिलीव दैट, ये सोच करके हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वुड कंपेल हर टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। सुनना ध्यान से, यहाँ पर ये जो वरिष्ठ नेता थे, बड़े नेता जो थे या एमपीज वगैरह थे, उन्होंने इसलिए इंदिरा गांधी जी को वोट दिया होगा या चुना होगा कि इंदिरा गांधी जी को इतना वो नहीं था अभी एक्सपीरियंस वगैरह, तो कोई भी चीज़ को करने के लिए उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, इन सभी लीडर्स पे, बड़े लीडर्स पे क्या रहना पड़ेगा, हाँ डिपेंड रहना पड़ेगा। देखो समझने वाली बात क्या है, दो लोग थे, एक मोरारजी देसाई और एक इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई की एज अच्छी होगी और इंदिरा गांधी की एज कम थी, तो यहाँ पर सोचा ने उसको बना देते ये हमारे नीचे रहेगा, नहीं ये समझ में, और इनको बना देंगे तो ये हमें कमांड नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को इसलिए बनाया होगा क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस कम था इस चीज़ का, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस वुड कंपेल हर टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। किस पे बेस पे चलेगा, ये जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं इनके बेस पर चलेगा। ये सब हमसे क्या करेंगे, इंदिरा गांधी हमसे क्या मांगेंगी, सलाह मशवरा राय करेंगी, इस बात को याद रखना। विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर रहने के कुछ सालों में ही इंदिरा गांधी हैड टू लीड द पार्टी इन अ लोकसभा इलेक्शन। और इंदिरा गांधी थी बनने के एक साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा में पार्टी की क्या करनी पड़ी, कमांड करनी पड़ी। और इस टाइम तक जो देश की आर्थिक स्थिति थी और भी ज़्यादा खराब हो गई थी, इससे इंदिरा गांधी की जो परेशानियां थी और भी ज़्यादा बढ़ गई। और इन सभी परेशानियों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना जो कंट्रोल है वो बढ़ाया और अपनी जो लीडरशिप है उसको दिखाने की, या लीडरशिप स्किल जो थी उसको दिखाने की क्या करी, कोशिश करी सबको। हाँ, शी सेट आउट टू गेन कंट्रोल ओवर द पार्टी,
उन्होंने क्या किया, पार्टी पे अपना क्या किया, कंट्रोल जमाया। एंड टू डिमोन्स्ट्रेट हर लीडरशिप स्किल, और क्या करी, दिखाई। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाई, क्या, हाँ, जो कि स्किल थी, कौन सी वाली, लीडरशिप स्किल जो थी उसको दिखाने की कोशिश की। आगे यहाँ पर इनके बारे में दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी 17 to 84 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 66 to 77 and 80 to 84। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एज अ यंग कांग्रेस वर्कर। कांग्रेस प्रेसिडेंट रही 58 में, मिनिस्टर रही शास्त्री जी कैबिनेट में 64 से लेकर 66 तक। लेड किया कांग्रेस पार्टी को, विक्ट्री इन 67 में, 71 से लेकर 80 तक जनरल इलेक्शंस में, क्रेडिटेड विद द स्लोगन गरीबी हटाओ। विक्ट्री इन 1971 वॉर and for policy initiatives like abolition of privy purse, nationalization of banks, nuclear test and environmental production। assassinated on 31st October 1984। assassinated मतलब कत्ल कर देना, हत्या कर दी गई। क्या वो सब पता है आप लोगों को। ठीक है, प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया था। प्रीवी पर्स क्या है वो समझोगे अभी आप, ठीक है, आप लोगों ने पूछा था नहीं क्वेश्चन ये वाला, तो प्रीवी पर्स को आप समझोगे क्या है। यहाँ पर एक कार्टून दिया है, इसमें क्या कह रहे हैं कार्टून में, इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हर, वन वुमेन इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मेन, व्हाई डोंट वी हैव मोर वुमेन इन पोजीशंस लाइक दैट। इंदिरा गांधी के लिए यहाँ पर उस टाइम पर जो सिचुएशन है वाकई में बहुत कठिन रही होंगी कि जिन जगहों पर किसी आदमी का दबदबा हो उस पर एक अकेली लेडी थी। और इसमें लिखा है कि ऊंचे ऊंचे जो पद हैं उन पर देश में ज़्यादा महिलाएं क्यों नहीं हैं। इधर कौन भाग रहा है, मुझे पता है ना कि मैं तेज दौड़ने वाला जीत जाऊंगा, उधर वो बन गई तो उधर दौड़ ही रहे हैं। आगे देखें, फोर्थ जनरल इलेक्शंस 67 में। द ईयर 67 इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क ईयर इन इंडिया पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री में। 60 को क्या बोला जाता है, 60 को 1960 को क्या बोला जाता है, डेंजरस डिकेड बोला जाता है। 67 को क्या बोला जाता है, लैंडमार्क ईयर इन इंडिया पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, फिलअप में आ सकता है। In chapter 2, you read about how the Congress Party was a dominant political force throughout the country from 52 onwards. This trend was to undergo significant changes with the 67 election में बहुत सारे changes होते वो देखे गए। Context of the elections. In the years leading up to the 4 general elections, the country witnessed major changes. 2 prime ministers had died in quick succession, and the new prime minister, who was being seen as a political novice, had been in office for less than a year. जो 4 जनरल इलेक्शंस हुए उसके आने तक देश में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे, और 2 जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनका जल्दी जल्दी क्या हो गया था, हाँ, लोग मर गए थे बहुत जल्दी जल्दी। और जो नए प्रधानमंत्री हुए उन्हें अपनी पोस्ट को संभालते हुए पूरा एक साल, पूरा एक ढंग से साल भी नहीं गुजरा था। इसी के साथ इस प्राइम मिनिस्टर को राजनीति के बेस पर कम एक्सपीरियंस्ड माना जा रहा था। किसके बेस पर, पॉलिटिकल बेस पर कम अनुभवी माना जा रहा था। पॉलिटिकल नोविस लिख लो, सोचते रहोगे बाद में क्या इसका मतलब। पॉलिटिकल नोविस का मतलब लेस एक्सपीरियंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल क्राइटेरिया। लेस एक्सपीरियंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अरीना लिख दो या क्राइटेरिया, कुछ भी लिख दो, पॉलिटिकल एरिना भी लिख सकते हैं। तो पॉलिटिकल के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में क्या माना जा रहा था, कम अनुभवी माना जा रहा था।
इस चैप्टर के शुरुआती में आप पढ़ चुके हो, सेकंड में और थर्ड में। इस चैप्टर में आपने पढ़ा, यहाँ आप समझ चुके हो कि इस चैप्टर में आप समझ चुके हो कि इस टाइम पर देश कितनी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम में गुजर रहा था। क्या 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 किस चीज से गुजर रहा था भाई? इकोनॉमिक क्राइसिस और फ्रॉड विद ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम सक्सेसिव फेलियर ऑफ मॉनसून्स, वाइड स्प्रेड ड्रॉट, decline in agricultural production, serious food shortage, depletion of foreign exchange reserves, drop in industrial production and exports, combined with a sharp rise in military expenditure and diversion of resources from planning and economic development. One of the first decision of the Indira Gandhi government was to devalue the Indian rupee under what was seen to be pressure from the US. Earlier, $1 could be purchased for less than ₹5. After devaluation, it cost more than ₹7. तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें वगैरह आप देख चुके थे, और इसी के साथ साथ इसको चलाने की जो शॉर्टेज वगैरह थी, जो डिप्लेशन वगैरह यहाँ पर देखा जा रहा था, वो सब कुछ बड़ी प्रॉब्लम आई थी इस टाइम पर। इन सारी बातों से जो देश की इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, और इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी वो इंदिरा गांधी ने शुरुआत में एक फैसला लिया था। उसके शुरुआती फैसलों में सबसे पहला था कि यहाँ पर रुपीस का, इंडियन रुपीस का क्या होना। वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन जो था पहला इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का वाज टू डिवैल्यूट द इंडियन रुपी। डिवैल्यूट का मतलब है यहाँ पर उसको, उसका जो कितना रुपया, मतलब क्या उसकी स्थिति, क्या कंडीशन है उसकी, क्या कंडीशन है उसको देखना, कि रुपए की क्या स्थिति है इसको देखना, रुपए की क्या सिचुएशन है उसको देखना। माना गया कि यहां पर क्या रुपीस को नीचे लाना, डिवैल्यूशन लिखा है ना, उसको नीचे लाना, मतलब ₹5 डिवैल्यूशन की जो कॉस्ट थी, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी थी? 5 रुपए थी, जो बढ़कर कितनी हो गई थी? 7 रुपए। और यहां पर ये जो डिवैल्यूशन था वो किसके दबाव में किया गया था? यूएस के। द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज, और ये जो प्रॉब्लम थी वो किसकी वजह से हुई थी? प्राइस की वजह से। और पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। क्या प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था? प्राइस के बेस पे। फूड स्कार्सिटी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। बंद एंड हड़ताल वर कॉल्ड फ्रिक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। द गवर्नमेंट saw the protest as a law and order problem and not as expression of people problem. This further increased public bitterness and reinforced popular unrest. समझे? यहाँ पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसकी खराब हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, और बहुत चीज़ें जो है बढ़ने लगी। लोग जो थे, जो उनकी नेसेसरी की चीज़ें थी रोज की, उसके लिए प्रोटेस्ट करने लगे, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, और लोग विरोध प्रो कराए, और देश में क्या होने लगे भाई? बंद और हड़तालें होना शुरू हो गई। और यहाँ पर सरकार ने इसे क्या माना? लॉ एंड अरेंजमेंट में प्रॉब्लम मानी, ना कि जनता की जो परेशानी होती है वो। मतलब जनता प्रोटेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। वो ये नहीं सोच रहे कि जनता की परेशानी है तभी तो जनता ऐसा कर रही है, वो ये नहीं सोच रहे। वो क्या सोच रहे? लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, ये सोच रहे थे। इससे लोगों की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ी, और जो यहाँ पर बिटरनेस जो थी और इन्फोर्स था, उसने पॉपुलर अनरेस्ट की जगह ले ली। द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी जो थी, उन लोगों ने लॉन्च कर दिया स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी के साथ। साम्यवादी और समाजवादी जो पार्टियां थी, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो पार्टीज थी, उन लोगों ने क्या कर दिया? स्ट्रगल शुरू कर दिया मिल करके। यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट हाउ अ ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट who separated from the Communist Party of India
Marxist to form the Communist Party of India. Marxist-Leninist led armed agrarian struggles and organized peasant agitations. This period also witnessed some of the worst Hindu-Muslim riots since independence. और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें थी जो हमको दिखाई दे रही थी, इसमें जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो पार्टियाँ थी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मिल करके क्या कर दिया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और आप अब अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुई ये जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुई, यहाँ पे चैप्टर में ही पढ़ा था, ये जो मार्क्सिस्ट थी इसे लेनिस्ट भी कहा जाता है, मतलब जो लेनिन है उसकी सोच पर चलने वाली, ये भी कहा जाता है। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और यहाँ पर आर्म्ड के साथ, किसके साथ, आर्म्ड मतलब सशस्त्र, क्या सशस्त्र बंदूक के साथ, हाँ, इसी के साथ पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को क्या कर दिया, मिला और ज़्यादा पावरफुल कर लिया, क्या कर लिया, किसानों के बीच। और इस टाइम पर गंभीर किस्म के क्या हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए और आज़ादी के बाद से अब तक बहुत ज़्यादा खतरनाक ऐसे राइट्स नहीं देखे गए थे। This period also witnessed some of the worst Hindu-Muslim riots since independence. Non-Congressism. So, this situation could not have remained isolated from party politics in the country. और बात करें ये जो सिचुएशन है वो could not have remained, अलग थलग नहीं रह सकती, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग रहना, फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री, किससे, पार्टी पॉलिटिक्स जो कंट्री में थी। ओपोजिशन पार्टी जो थी वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द, और यहाँ पर जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज थी वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आगे आके ऑर्गेनाइज कर रही थी पब्लिक प्रोटेस्ट को एंड प्रेशराइज कर रही थी द गवर्नमेंट को, किसको प्रेशर कर रही थी भाई, गवर्नमेंट को। पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस रियलाइज दैट, और पार्टीज जो अपोज कर रही थी कांग्रेस को वो ऐसा रियलाइज कर रही थी दैट द डिवीजन ऑफ देयर वॉइसेस, काय का डिवीजन है, वॉइसेस का, सॉरी वोट्स का, काय का डिवीजन हो रहा है भाई, वोट्स का, केप्ट द कांग्रेस इन पावर, और जो कांग्रेस की विरोधी पार्टियां थी उन्होंने महसूस किया कि उनके वोट बढ़ जाने के वजह से ही कांग्रेस क्या है, कांग्रेस जो है वो क्या कर पा रही है, पावर में है। नहीं आई समझ में, बहुत सिंपल सी बात है, जो उस टाइम पे हो रहा था वो आज हो रहा है, सब दल बट गए और बीजेपी हुई एक तरफ तो वो जीत रही है, और पहले क्या हो रहा था, कांग्रेस एक तरफ थी और बाकी जो वोट कभी आपने सुना नहीं है, अगर आपने सुना होगा रिकॉर्डिंग है कि उनके वोट जो है बढ़ जाने की वजह से कांग्रेस का है, पावर में है। और इसी के साथ साथ आगे कह रहे हैं कि जो पार्टियां दैट वर एंटायरली डिफरेंट, जो पूरे तरीके से डिफरेंट थी, अलग थी, एंड डिस्पैरेट इन देयर प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजी गॉट टुगेदर टू फॉर्म anti-Congress fronts in some states and entered into electoral adjustments of sharing seats in others. कांग्रेस की जो भी पार्टियां थी जो कांग्रेस के विरोध में थी, जो अपोजिशन में थी, वो और ये सब जो अपने प्रोग्राम कर रहे थे और जो भी इनकी सोच थी वो एक दूसरे से एकदम अलग थे। मतलब जो कांग्रेस के ऑपोजिशन में पार्टी है वो एक दूसरे से कैसी थी, हर बेस पे, विचारधारा के बेस पे, थॉट्स के बेस पे, सब चीजें कहते वो अलग थी। और वो सभी जो पार्टियां थी वो क्या हो गई, अब एक हो गई। अब वो क्या हुई, एक हुई। एक होने के बाद उन्होंने कुछ स्टेट्स में कांग्रेस के विरोध में क्या बनाया, कांग्रेस के विरोध में यहां पर कई चीजें की। और इसी के साथ साथ
और इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनमें सीटों के मामले में पॉलिटिकल जो तालमेल होता है उसको बनाया। और ये सभी जो पार्टीज थी इनको लगा कि इंदिरा गांधी की, सुनो ध्यान से, इन सभी को लगा कि जो इंदिरा गांधी है उनके अंदर इनएक्सपीरियंस है, मतलब वो अनुभवहीन है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके अंदर अनुभव कम है। और कांग्रेस के अंदर क्या चल रही है, अंदरूनी जो उठापटक चल रही है, उससे वो इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने में आसानी रहेगी। एक तरफ इंदिरा गांधी को लोग क्या समझ रहे थे, वो कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी बात, और ये बात क्या कौन रहा था, एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हीं के अंदर के लोग कह रहे थे, उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे थे, तो दूसरी पार्टी के लोग इस चीज का फायदा तो उठाएंगे। एक उनको एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरी बात अंदर ही उठापटक चल रही थी अंदरूनी, तो इस चीज का फायदा कौन आ रही थी, दूसरी पार्टियां। तो हमको क्या मिल जाएगा, सत्ता को कब्जाने का मौका मिल जाएगा। और इसमें जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया ने एक यहां पर क्या बनाया था, एक स्ट्रेटेजी बनाई, इसका नाम रखा नॉन कांग्रेसिज्म। और इसके बेस पर कहते हुए उन्होंने कहा, इसके बेस पर उन्होंने कहते हुए, he also produced a theoretical argument in its defense. Congress rule was undemocratic and opposed to the interest of ordinary poor people. ये कह रहे हैं कि उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म के इस तरफ बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, नॉन डेमोक्रेटिक है और गरीब लोगों के फायदे के खिलाफ है। इसलिए जो नॉन कांग्रेसिज्म है, नॉन कांग्रेस जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको एक होना जरूरी है, ताकि क्या हो सके, गरीबों के हक में डेमोक्रेसी को वापस लाया जा सके। यहां पर समझ में आया कि यहां पर जितनी भी पार्टियां थी जो कांग्रेस के ऑपोजिशन में थी वो एक हो गई, और वो क्या कर रही है, वो नारा दे रही है किसका, नॉन कांग्रेसिज्म का। कौन सी पार्टी दे रही थी, सोशलिस्ट लीडर जो थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने यहां पर क्या कर दिया, नॉन कांग्रेसिज्म का क्या दे दिया, नारा, कि जो कांग्रेस है वो कैसी है, जो अनडेमोक्रेटिक काम कर रही है और लोगों के जो गरीब है उनको क्या कर रही है, उनके पक्ष में काम नहीं कर रही है, में काम नहीं कर रही, उनके लिए काम नहीं कर रही, इसके लिए। और जो चाहते हैं नॉन कांग्रेसिज्म हो, नॉन कांग्रेस हो, उसके लिए क्या करा जाए, सब पार्टियां एक हो जाए। इलेक्टोरल वर्डिक्ट, इट वाज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइटेंड पॉपुलर डिसकंटेंट एंड द polarization of political forces that the fourth general elections in the Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967. The Congress was facing the electorate for the first time without Nehru. और यहाँ पर जब ये चीज देखी गई कि यहाँ पर क्या देखा गया कि एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट देखा गया, हाइटेंड जो क्या कर रहा था, पॉपुलर जितनी भी चीजें थी, और यहां पर क्या होने लगा था, धीरे धीरे पोलराइजेशन। क्या पोलराइजेशन, पोलर वर्ल्ड अपने पढ़ा नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, बाइपोलर, यूनिपोलर, वही वर्ल्ड। यहाँ पर ये सब चीजें चलने लगी थी, यहाँ एक माहौल था, इसको हिंदी में ध्रुवीकरण बोलते हैं, और ये जो माहौल था जिसमें पॉलिटिकल पार्टी से वो चलने लगा था। और इसी माहौल में जो जनरल इलेक्शंस है काई के, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के 1967 में फरवरी के महीने में कौन से हुए, फोर्थ जनरल इलेक्शंस हुए। फोर्थ जनरल इलेक्शन कब हुए थे, फरवरी 1967 में। कांग्रेस पहली बार किसके बिना, नेहरू के बिना क्या कर रही थी, वोटर्स को फेस कर रही थी। The result jolted the Congress at both the national and state levels. Jolted का मतलब धक्का लगा, लिख लो, गहरा धक्का लगा। Jolted धक्का लगा, क्यों, जो चुनाव के रिजल्ट्स आए थे उसकी वजह से कांग्रेस को नेशनल और स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा गहरा धक्का लगा। और many contemporary political observers describe the election result as a political earthquake.
कई सारे उस टाइम के जो पॉलिटिकल स्कॉलर वगैरह रहे उन्होंने इसको क्या कहा, पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा। और कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में क्या मिल गया, कांग्रेस को जैसे तैसे यहाँ पर उसने मैनेज कर लिया अपनी मेजोरिटी को लोकसभा में, जैसे तैसे मैनेज तो कर लिया, बट उसको पूरे तरीके से यहाँ पर जो सीटें थी बट विद इट्स लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स, लेकिन जो कम सीट्स की वजह से और जो शेयर था वोट का कम होने की वजह से 1952 में द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। जैसे तैसे उसको लोकसभा में वो तो मिल गया मेजोरिटी, बट विद इट्स लोवेस्ट टैली ऑफ सीट, लेकिन जो सीट्स जो थी वो कम मिली और शेयर जो था वोट का वो भी कम था। कम 52 में। हाफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी, हाफ द मिनिस्टर्स। फिफ्टी आपकी में लिखा है ये, काट दो इसको, गलत लिखा। सो कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, जैसे तैसे क्या मिल गई मेजोरिटी तो मिल गया था, बट यहाँ पर जो जितने उसको परसेंटेज में सीटें मिली थी और इसी के साथ साथ जो चाहो तो 52 में ब्रैकेट लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो 52, आगे लिख लो ब्रैकेट में 52। वैसे यहाँ पर मैं बताऊँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जितने 52 में मिले थे जितने उसके बेस पर आज देखा जा रहा था बहुत कम सीट और बहुत कम परसेंटेज में क्या मिले थे, वोट मिले थे सिंस 52 में, जो चले आ रहे थे जो मिल रहे थे वो, ठीक है। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे और ना ही इतनी कम सीटें मिली थी 52 से अभी तक। आज जो ये सीटें वगैरह मिली बहुत कम थी और इंदिरा गांधी जी के जो कैबिनेट में जो मंत्री थे आधे से आधे चुनाव हार गए थे। और तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एस के पाटिल और पश्चिम बंगाल से, हाँ इसी के साथ साथ यहाँ पर हाँ जो अतुल घोष जो पश्चिम बंगाल से थे, मतलब वेस्ट बंगाल से थे, एंड के सहाय बिहार से, ये जो थे इनको क्या होना पड़ा, स्टालवार्ट्स लिख दो, मुंह की खाना, मुंह के बल गिर पड़ना, स्टालगार्ड्स लिखा है, स्टालवार्ट्स, हाँ वही, बहुत बुरी तरह हारना, बहुत बुरा हारना बस, who lost in their constituencies, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार गए अपनी ही constituencies में। The dramatic nature of the political change would be more apparent to you at the state level. यहाँ पर, और जो यहाँ पर पॉलिटिकल जो बदलाव है उसकी ये जो ड्रामेटिक सिचुएशन है, आपको जो स्टेट है उस स्टेट में आपको स्टेट में और ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी। और कांग्रेस को 7 स्टेट्स के अंदर क्या नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिल पाई, लॉस्ट मेजोरिटी। इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शंस प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। 2 स्टेट्स में किसकी वजह से, डिफेक्शन के ऊपर लिखो दल बदल की वजह से पार्टी की जो सरकार थी वो बन नहीं पाई। दल बदल समझते हो ना, इधर से इधर, उधर से इधर होना, उसकी वजह से नहीं बन पाई। एक डिफेक्शन लॉ है वो लग जाता है इन लोगों के ऊपर, दल बदल करते हैं ना कभी इसमें कभी उसमें, तो उसके ऊपर डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके लिए, ठीक। और आगे लिखा है दीज 9 स्टेट्स वेयर द कांग्रेस लॉस्ट पावर वर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। और जिन 9 स्टेट्स में कांग्रेस के हाथ से क्या निकल गई थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था या सत्ता थी वो निकल गई थी, वो देश के किसी एक हिस्से में एस्टैब्लिश्ड स्टेट नहीं थी। ये स्टेट पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे, जिसमें कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला में अपनी गवर्नमेंट को नहीं बना सकी। मद्रास का जो एरिया है, जो इसे अब क्या कहा जाता है भाई, तमिलनाडु में, एक कौन सी पार्टी है, डीएमके, द्राविड़ मुनेत्र कशघम,
came to power by secure a clear majority. The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as the official language. और ये जो थी, ये डीएमके जो थी किसका लीडरशिप करके आई थी? एक हिंदी विरोधी, किसके खिलाफ आई थी? हिंदी विरोधी जो एक प्रोटेस्ट हुआ था उसको लीड करके आई थी, उसको लीड करके सत्ता में आई थी. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस पार्टी, ये पहला वो टाइम था जब कोई नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड करा था जिसने एक मेजोरिटी को. इट्स ओन इन एनी स्टेट, इट्स ओन इन एनी स्टेट, जिसको पूरा मेजोरिटी मिली. और दूसरे जो 8 स्टेट्स थी उसमें जो नॉन कांग्रेसी जो पार्टीज थी उनकी क्या बन गई भाई? कोलिजन गवर्नमेंट बनी. क्या बनी? एक जगह पर क्या बनी? तमिलनाडु में, जहां पर कशगम जो थी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके जो बनी थी वो अपने पूरे सपोर्ट से बनी थी. और बाकी 8 जगहों पर कैसे बनी थी? अरे बोलो भाई, कोलिजन से बनी थी, गठबंधन से बनी थी. उस टाइम पर आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी ऐसी कौन सी जगह नहीं होगी जिसमें कोई कांग्रेस से डोमिनेंट जगह ना हो. सुना कि यहाँ पर लिखा था, एक पॉपुलर सेइंग थी वाज दैट वन कुड टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा एंड नॉट पास थ्रू अ सिंगल कांग्रेस रूल स्टेट. एक कहावत बन गई थी कि आप ऐसी कोई जगह देखोगे जहाँ पर सिंगल स्टेट रूल्ड कांग्रेस हो, कांग्रेस की सिंगल स्टेट रूल जगह हो, आप नहीं गुजरोगे. It was a strange feeling for those who were used to seeing the Congress in power. और लोग कांग्रेस को क्या देखना चाहते थे कि कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही अलग टाइप का ये एक्सपीरियंस था. तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो अब खत्म हो गया. सो वाज द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस ओवर. क्या मान लिया जाए कांग्रेस डोमिनेशन था वो खत्म हो गया था.